आज हम जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं, ये आपको बताना है। ये 4 विकल्पों में राइट आंसर कौन सा है। पूरा का पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया है, तो ये चुटकियों में आंसर आपको ये आना चाहिए। और आर्टिकल भी आप बताइए कौन सा आर्टिकल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, संविधान का भाग 15 हो जाएगा। ठीक है, संविधान का भाग 15 नोट कर लीजिएगा। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये किसके बारे में है? चुनाव आयोग के बारे में है। हालांकि आर्टिकल 324 जो है आपका, ये चुनाव आयोग के बारे में स्पेशल है, और बाकी इसके बाद के जो आर्टिकल हैं और 329 तक ये चुनाव से संबंधित हैं। अब चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी कारण से हर 25 जनवरी को, हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए 1988 में जो मतदाता की जो आयु है कि मतलब वो मिनिमम आयु जिससे जो व्यक्ति है वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो 18 वर्ष कर दी गई है। मूल संविधान में ये 21 वर्ष था, लेकिन अभी ये 18 वर्ष है। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी तो उसमें एक संविधान संशोधन किया गया, और इसके माध्यम से जो मतदाता की आयु है, वोट देने की जो आयु का अधिकार है, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार है अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। और चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपको चुनाव आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो ये सभी जानकारी उसमें लिखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, और साथ ही ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। जो राइट आंसर है ना, वो किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सऊदी अरब में है। और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछा जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद जो मुगल सत्ता थी वो उसकी शुरुआत होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और पानीपत का जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था? तो जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था लोधी वंश, और लोधी वंश का जो आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी, उसके बीच में, और इसके साथ ही बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद मुगल सत्ता शुरू हो जाती है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। इसके साथ ही पानीपत में 3 जो युद्ध है ना, वो आप याद कर लीजिए। पहला युद्ध तो आपको मालूम पड़ गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो अकबर की सेना ने हेमू को हरा दिया था। इसके अलावा तीसरा जो युद्ध था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, वो 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में, या सूरत में, या मसूलीपट्टनम में, या त्रावणकोर में? चारों विकल्पों में से अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कोचीन हो जाएगा। कोचीन में लगाई थी पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री। ठीक है, आपको मालूम है कि जो पुर्तगाली हैं वो
वो कौन सा पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था समुद्री रास्ते से? 1498 में आया था, ये तो आप सबको मालूम होगा। तो वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा वो पहला, आप कह सकते हैं, यूरोपी था जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। 1498 में वो आया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बसने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये बिहार में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें से किसका जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक में है। चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है, कोयल, पुनपुन, सोन या कारो। इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बिहार में बहने वाली वो नदी कौन सी है जिसका जो उद्गम स्थान है, जो सोर्स है जिसका, वो अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर आती है। तो सोन नदी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। इसके अलावा अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी और जोहिला नदी ये सभी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो मैकमोहन रेखा है वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। साथ ही ये भी आप बता दीजिए कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है। फिलहाल आपसे भारत का वो राज्य पूछा गया है जिसके उत्तरी सीमा में मैकमोहन रेखा खींची गई है। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से राज्य इस मैकमोहन रेखा से जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी हमारा लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश, वो भी है। तो चीन और भारत के बीच में जो बाउंड्री है, तो भारत के कौन कौन से प्रदेश चीन के सीमा के साथ सटे हुए हैं अगर ये पूछा जाए? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ झीलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनसे संबंधित किस राज्य में है वो राज्य के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको सही जवाब मालूम है तो बताइए। क्या लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है? क्या सांभर झील राजस्थान में है? क्या लुनार झील महाराष्ट्र में है? क्या हुसैन सागर झील कर्नाटक में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर जो झील है वो कर्नाटक में नहीं है। वो कहाँ पे है? तेलंगाना के हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो गोकक आप कह सकते हैं वाटरफॉल है वो किस जिले में स्थित है। अगर आपको जवाब मालूम है तो बताइए। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेलगांव हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक जो वाटरफॉल है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1984 में या 1985 में या 1981 में या 1988 में? इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका राइट आंसर 1981 हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना है 1981 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? जल्दी जवाब दीजिए। सबसे छोटी कानों में पाई जाती है और सबसे बड़ी टांगों में पाई जाती है। मैंने हिंट दे दिया, अगर आप अब बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, स्टेपीज व फीमर। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी अस्थि जो है फीमर वो जांघों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा
संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये जवाब तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी मैंने फिर से बताया, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 + 2 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 + 2 14, क्योंकि 12 राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो मनोनीत करते हैं, जबकि 2 लोकसभा के अंदर मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 331 में यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं उन्हें लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं वो, ऐसा आर्टिकल 80 में उन्हें अधिकार दिया गया है। वो 4 क्षेत्रों से आते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा चुके होते हैं, जो मतलब जो राइटर होते हैं बहुत अच्छा नाम कमा चुके होते हैं, उनको डायरेक्ट मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कला के क्षेत्र में जैसे कोई फिल्म अदाकारा है, एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, या कोई खिलाड़ी है, उसे भी मनोनीत किया जा सकता है। और देश सेवा में जो लगा हुआ है उसे भी मनोनीत किया जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो नाम कमा चुका है, जो वैज्ञानिक है, उसे भी मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। आपको मालूम पड़ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। ये तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा सभी कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, नोट कर लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? 2022 के अंदर जो एशियन गेम्स आयोजित होने वाले हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे, जल्दी बताइए। और पहला एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था ये भी बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। 2022 में एशियन गेम्स चीन में होंगे। ठीक है, चीन के हांगझोउ में होंगे। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में जो आगे होता है, जो अच्छा काम करता है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। कालिदास सम्मान, या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, या सरस्वती सम्मान, या अशोक चक्र। इसका सही जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? देविका रानी रोरिका थी। ठीक है, 1969 में इनको मिला था। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। और पहला मरणोपरांत जो ये सम्मान है किसे दिया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? वो कौन सी फिल्म है जो पहली बोलती हुई फिल्म है, मतलब जिसमें आवाज़ थी? क्योंकि आपको मालूम है भारत की पहली जो फिल्म है वो हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, वो मूक फिल्म थी। लेकिन पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, आलम आरा हिंदी भाषा में थी, 1931 में रिलीज हुई थी। इसके जो डायरेक्टर थे वो आरदेश ईरानी थे। और पहली मूक अगर फिल्म मैं बोलूँगा, आपसे पूछूं, तो वो राजा हरिश्चंद्र है, 1913 में ये रिलीज हुई थी। उसके जो डायरेक्टर थे वो दादा साहेब फाल्के खुद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला पानी में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो बताइए। फ्रांस, या जापान, या ब्रिटेन, या रूस। इन चारों देशों में ऐसा कौन सा देश है, वो ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने पानी पर तैरता हुआ ही परमाणु संयंत्र लॉन्च कर दिया है? तो राइट आंसर है रूस। ठीक है, रूस, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? इन चारों विकल्पों में सही जवाब दीजिए। सरकारी आयोग जो गठित की गई थी उसे किस विषय में सुझाव देने के लिए उसका गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के बारे में, या कावेरी जल विवाद के संबंध में, या राम जन्मभूमि विवाद के संबंध में, या इनमें से कोई नहीं? इंडियन पॉलिटी हमने पढ़ा तो सरकारी आयोग का जो जिक्र है बहुत बार आया, तो याद रखिए केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन से संबंधित जो है मामले के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इस आयोग का जो गठन है 1983 में हुआ था। किसकी सरकार के द्वारा? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। और जो ये सरकारिया थे ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे। ये पूर्व न्यायाधीश थे, इनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, 2 अन्य जो सदस्य थे शिवरमन और SR सेन थे। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है 1988 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इटली का मैनचेस्टर मिलान है क्या? भारत का मैनचेस्टर क्या अहमदाबाद है? चीन का मैनचेस्टर शंघाई है? जापान का मैनचेस्टर टोक्यो है? इन चारों विकल्पों में से सही जवाब अगर आपको मालूम है तो बताइए। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो सही सुमेलित नहीं है इन चारों विकल्पों में से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना जापान। जापान का जो मैनचेस्टर है वो टोक्यो नहीं है दोस्तों। जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और दूसरी तरफ उसका फुल फॉर्म दे रखा है। HSBC का क्या फुल फॉर्म हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन होता है? क्या HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है? क्या ICICI बैंक जो होता है उसका जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है? क्या ADB का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होता है? इसका राइट आंसर जो है ना ADB जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ADB का फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पर देखिए 4 लेक्चर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।